ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में इन चैप्टर नंबर 1 इन चैप्टर नंबर 10 वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कुछ नई बातें आई विल बी डिस्कसिंग विद द न्यू लॉजिक्स, न्यू कंसेप्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, जूस नोट्स को निकाल लें, इवन कैप्लॉन भी आज अपने पास रख लें बिकॉज आई विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर कैप्लॉन। तो आप सभी बिल्कुल आज रेडी हो जाए बेटे, कुछ नई बात करने वाले हैं, नया कंसेप्ट। इवन इफ यू आर अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड एक्सपेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड इनकम, मैं आज जो लॉजिक्स बताऊंगा बेटे वो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। तो लेक्चर नंबर 2, कीप फाइटिंग फॉर बेटर टुमारो। कल अच्छे होने के लिए आज की मेहनत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं ACCA नॉलेज सीरीज में बेटे, कल आपका जो भविष्य है वो अच्छा होने वाला है। लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 10 वी आर डूइंग अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। लेक्चर 2 चैप्टर 10, लेक्चर 2 चैप्टर 10। बेटे, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार अपनी बेटे जूस नोट्स को बाहर निकाल लें और जूस नोट्स में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए हैं। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद कंसेप्ट्स ऑफ अक्रूवल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है जी, इनको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको अक्रूड एक्सपेंस की बात बताऊंगा, दैट व्हाट आई मीन बाय अक्रूड एक्सपेंस। ओके, and then I will tell you how to prepare a format for expense account, and I will be telling you with help of a logics and concept। कुछ भी रटवाना नहीं है बेटा। मैंने जो आपको आज तक बेसिक कंसेप्ट बताए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर 3-4 में, मैं उन्हीं कंसेप्ट को यूज करके आपको जर्नल एंट्रीज पास करवाऊंगा। आप खुद प्रिपेयर करेंगे, यू विल प्रिपेयर यू ऑन योर ओन एंड देन यू विल टेल मी व्हाट विल बी द इफेक्ट फॉर दैट। मिल के करेंगे बेटे, मिल के हाथ बढ़ाना। एक अकेला खड़ा हुआ थक जाएगा। आप तो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आप मेरी हेल्प कीजिएगा आज के लेक्चर में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कंसेप्ट सो मेनी टाइम्स इन दीज लास्ट 9 चैप्टर्स। देन द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। आपने कभी किसी पेयर को देखा है, मैरिड कपल को, न्यूली मैरिड कपल, आप दूर से देखते हैं उस कपल को और आप कहते हैं दोनों मेड फॉर ईच अदर, जैसे ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक। अब मुझे नहीं पता आपको ये लगता है कि नहीं लगता कि वो दोनों मैच आपस में करते हैं, वेदर दे आर कॉम्प्लीमेंट और नॉट। बट इफ आई सी दीपिका पादुकोण, यू नो, एंड रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, तो you can make a sense that whether they match each other or not। आप मैचिंग कैसे करते हैं? उसकी हाइट देखकर, उसका नेम देखकर, उसका फेम देखकर, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखकर, इसी तरह से उसका फैमिली बैकग्राउंड देखकर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द सेम फॉर रणवीर एंड देन यू कैन कैलकुलेट द मैचिंग। कई बार आपको लगता है कि यार एक कपल दे डोंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। हस्बैंड काफी लंबा होता है और वाइफ काफी छोटी होती है बेटे हाइट में, तो आपको लगता है यार कुछ मजा नहीं आया, ये कपल मैच नहीं कर रहा। तो बेटे मैंने वहीं से कंसेप्ट लिया, मैचिंग कंसेप्ट। व्हेन आई से मैचिंग, एज द नेम इंडिकेट्स मैच, whenever I am preparing an income statement, in that I have to write down incomes and I have to write down expenses, I have to write down revenue, I have to write down cost। तो बेटे ये जो कॉस्ट है रेवेन्यू से मैच करनी चाहिए। एक बच्चे को समझ ही नहीं आया। बेटे मैंने अज्यूम करते हैं आई हैव प्रोड्यूस्ड 1 लाख यूनिट्स बट आई हैव नॉट सोल्ड 1 लाख यूनिट्स, आई हैव ओनली सोल्ड 70,000 यूनिट्स। मैंने 70,000 यूनिट्स ही सेल किए बट मैंने बनाए कितने? 1 लाख यूनिट। तो क्वेश्चन ये आता है
सवाल ये आता है कि जो आप एक्सपेंस में कॉस्ट को ट्रीट करेंगे, वेदर दैट कॉस्ट शुड बी फॉर 1 लाख यूनिट्स और वेदर दैट कॉस्ट शुड बी फॉर 70,000 यूनिट्स, बट सेल्स इज फॉर 70। सेल्स जो आप शो कर रहे हैं वो 70,000 यूनिट की है। बेटे लॉजिकली है, थर्ड क्लास के बच्चे से आप पूछें तो वो भी कहेगा कि अगर आपने बेचे 70,000 हैं तो कॉस्ट भी 70,000 की ही होनी चाहिए। दैट इज द रीजन वी यूज ओपनिंग स्टॉक एंड फिनिश क्लोजिंग स्टॉक कंसेप्ट। इन्वेंट्री का चैप्टर में आपने देखा होगा, आई कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, कैसे निकालता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो आई टेक इनटू अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड देन आई कैलकुलेट दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिमिलरली आज के इस लेक्चर में मैं मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी शुड मैच रेवेन्यू विद द कॉस्ट। It means the cost incurred for that for product producing those items which I have sold or for any selling expenses for those items, I will only consider that cost. ऐसा ना हो कि आप cost तो 1 लाख यूनिट्स की कंसिडर कर रहे हैं और सेल आप 70,000 यूनिट्स की कर रहे हैं, तो there has to be a loss. It will not give a true and fair view. So in order to have a true and fair view, the cost and the revenue, the expenses and the income, they should match to each other. This is being also told to us as per IAS 1 presentation of financial statement. बेटे ये तो सिंपल सी लॉजिक की बात है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इस बात का जिक्र किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ उसको लिख लें। प्लीज फर्स्ट पॉइंट लिखें, रजिस्टर ओपन कर लें, कमर सीधी करके बैठें, मैचिंग कंसेप्ट में ऐसी एरो बनाएं। मैंने लिखा मैचिंग द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मैचिंग द रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू जो आपने किया, जो सेल्स आपने की, जो इनकम आप शो कर रहे हो, दैट हैज टू बी मैच्ड विद द कॉस्ट। तो आप ऐसे एरो बनाएं, मैचिंग द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड with the cost associated with same period। बेटे उसी पीरियड की, जो अकाउंटिंग पीरियड का आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी पीरियड की कॉस्ट को और उसी पीरियड की रेवेन्यू को मैच करना चाहिए, एंड दैट इज नेम्ड एज मैचिंग कंसेप्ट। बट बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। नाउ विद हेल्प ऑफ दिस मैचिंग कंसेप्ट हम नए कंसेप्ट को समझेंगे, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड। यहीं से स्टार्ट होगा। बेटे गंगा जी है, उद्गम स्थान है, गंगा जी से अलग अलग रिवर्स बनेंगी। तो पहले आप गंगा जी समझ लो, हिमालय पर्वत से आ रही है बेटे गंगा जी, और उस गंगा का नाम है, उस हिमालय पर्वत से जो आ रही है उसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। Because when I am clear with matching, that if I know that I want to match the revenue with the cost, I can calculate that how much is the cost which I have to debit, how much is the cost which I have to show. It is irrespective of that whether I have paid it or not. It is irrespective that income that whether I have received it or not. वो तो बेटे हमने पीछे छोड़ दिया as per accrual concept, as per revenue recognition concept। हमें वो उस पीरियड में शो करना है, तभी हम मैच कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने आई थिंक लिख लिया है। देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट। सिंपल सी बात। तो मैचिंग कंसेप्ट के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एज पर IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे मैं इन 3-4 बातों से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दैट व्हाट आई मीन बाय मैचिंग कंसेप्ट। सेल्स रेवेन्यू, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस, आप सब ये करते आए हैं। मैंने एक्सपेंसेस के लिए एक टाइमलाइन प्रिपेयर किया। बेटे ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है T0, मैंने अज्यूम किया दिस इज बिगिनिंग एंड दिस इज एंड, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 months एंड विद इन दीज 12 months देयर इज अ क्रेडिट सेल ऑफ कस्टमर। बेटे आप मुझे बताओ, जब आप सेल करते हो, so whether that sale recognition, that invoice recognition is important or the cash received is important, it is the amount, it is the transaction which is being recognized, that is more important। कैश मिला हो या ना मिला हो, तो क्रेडिट कस्टमर होगा, तो आप क्या एंट्री करेंगे मुझे बताइए। बेटे आप डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड दैट कैश। अभी आपको मिलना है डेटर्स,
क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे सेल्स। आराम से बेटे ये जर्नल एंट्री देख लीजिए, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स। ये आपने करना है व्हेन यू वांट टू शो अ सेल्स। ये पता ही है आपको, स्टिल आई जस्ट आई एम रिपीटिंग इट, that sales for that particular period you will recognize in that period even if that cash is not being received. Similarly बेटे purchases, अब आपने purchases में cash pay नहीं किया, but still it will be a purchases for that particular period and it will be shown as a accounts payable. तो मैंने एक purchases के लिए दोबारा से एक टाइमलाइन प्रिपेयर की, समय की रेखा T0 T12 12 महीने अकाउंटिंग पीरियड, आप परचेज ऑन क्रेडिट। तो बेटे आप ये बताइए क्रेडिट में परचेज करने के लिए मैं एंट्री क्या पास करूंगा, डेबिट, आई विल डेबिट गुड्स, गुड्स की जगह परचेजेस, डेबिट गुड्स और परचेजेस, क्रेडिट कैश तो पे नहीं किया, अकाउंट्स पेबल। तो बेटे आज ही मैं एंट्री पास कर रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट दैट वेदर आई हैव पेड इट और नॉट। एक्सपेंसेस या कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री का जब आपने चैप्टर किया था ना तो जाने अनजाने में यू हैव यूज द मैचिंग कंसेप्ट बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स एट दैट टाइम। And how we can calculate cost of sales? What is the meaning of cost of sales? It means the cost for the units which I have sold. I repeat, the cost for the units which I have sold. ऐसी cost उन units के लिए जो मैंने बेचे हैं उन्हीं के लिए। तो मैं क्या करता था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड देन दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कंपेयर्ड विद सेल्स। सो दिस इज नथिंग बट मैचिंग कंसेप्ट। तो देखिए बेटे लिखना है, लिख लीजिए, कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग सेल्स इन अ पीरियड। तो मैं जान के बोल दूं लिखना लिख लीजिए, माई इंटेंशन इज यू हैव टू राइट इट डाउन। आप समझदार नहीं हो बेटे, बेवकूफ हो, दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करना है आपको F3 का। Cost involved in the making sales in a period is the actual cost of the goods that are being sold. It means cost of sales means that cost of sales which is for those units which are actually being sold. That's why I use the formula opening plus purchases minus closing. आप चेक कर लीजिए, मैंने बीच में पेड़ बना दिए बेटे, पेड़ बना दिए, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है। मैं इन तीनों का फॉर्मूला यूज करता था जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इक्वेशन। यू मस्ट हैव डन माय चैप्टर नंबर 6, 6 लेक्चर्स लिए थे बेटे। तो आइए जी मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है सेवाएं। आपने सेवाएं या सर्विसेज, हाउ मच सर्विसेज यू हैव अवेल्ड, बिकॉज एक्सपेंसेस में इट इज नथिंग लाइक एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस यू आर गेटिंग, टेलीफोन सर्विस यू आर अवेलिंग, रेंट सर्विस यू आर अवेलिंग। इट मीन्स आप जो पे कर रहे हैं क्योंकि आपने वो सर्विसेज ले ली हैं, उन सर्विसेज का नाम है एक्सपेंस। बट एक्चुअली में आप कैश पे कर रहे हैं। आपने रेंट की सर्विस ली, यू आर नॉट टेकिंग रेंट बट यू आर पेइंग कैश। यू हैव टेकन द सर्विसेज ऑफ वर्कर्स, यू आर नॉट पेइंग वेजेस बट यू आर पेइंग कैश। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप कैश पे कर रहे हैं। इट मीन्स जो सर्विसेज जो सेवाएं यू हैव टेकन इनटू अकाउंट, इन अगेंस्ट ऑफ दैट यू आर पेइंग कैश। और इफ यू हैव नॉट पेड कैश तो वो अक्रूड बन जाएगा, उसको लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन मेकिंग इट सेल्स। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन मेकिंग इट सेल्स। तो T0 इज इक्वल टू T12 में जो भी एक्सपेंस आपने इनकर किया, जो भी सर्विसेज अवेल कर ली, भले आपने पेमेंट की या नहीं की, उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। चलिए जी बस इंपॉर्टेंट सी बात आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। ये जो चैप्टर है ना इसको मैंने 2-3 लेक्चर्स में डिवाइड किया, थोड़ा सा लेक्चर्स बड़े बड़े हैं लेकिन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, तो उसको रिलेशनशिप में करेंगे ना तो जल्दी जल्दी होगा। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में टुडे आई विल बी डिस्कसिंग बेसिकली टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर। अभी तक जो बताया है वो तो बेटा वार्म अप एक्सरसाइज थी। मेन बेंच प्रेस अब होगी, मेन रनिंग अब होगी बेटे। एक्सपेंडिचर I will be today focusing towards expenditure. In the next lecture I will be focusing towards income. आज मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं एक्सपेंस और कुछ नहीं, एक्सपेंस इज द सर्विस विच यू हैव इंजॉयड, विच यू हैव अवेल्ड एंड यू आर पेइंग फॉर दैट। बड़ी सिंपल सी बात है, हमने एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्रीज इन चैप्टर नंबर 3 and 4
I have told you at that time also in accounting equation or at the time of journal entries I have told you कि expenditure और कुछ नहीं, आप actually में देखें तो cash payment है. अब बेटे जब आप कैश पे करते हैं और उन सर्विसेज को आपने अवेल कर लिया, तो जिस पीरियड में आपने अवेल किया एज पर अक्रूवल कंसेप्ट दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दैट अकाउंटिंग पीरियड ओनली. और आप ये बताइए मुझे, जब आप एक्सपेंडिचर पे करते हैं तो आप एक्चुअली में कैश पे कर रहे हैं, जैसे सैलरी, जैसे वर्कर से आपने सर्विसेज ली, एसीसी से सर्विसेज ली, अकाउंटेंट से सर्विसेज ली, rent services ली, and you are paying to them because you have already availed those services. तो जब आप सर्विसेज लेते हैं उसके अगेंस्ट जो पे करते हैं that is named as expense. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे amount spent in order to produce and sell the goods and services. Okay friends, we will always think from the point of view of business and whether services has been received or not. अगर हमने ऑलरेडी सर्विसेज ले ली हैं या नहीं ली, इस बात को ध्यान रखना है. समटाइम्स इट हैपन्स कि आपने सर्विसेज ले ली है और पेमेंट भी कर दी है, काम चैप्टर क्लोज. मैंने 1 लाख की सर्विसेज ली, $1 लाख पे कर दिए, चैप्टर क्लोज. बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ $1 lakh. It means you have to pay salary of $1 lakh, but you have not paid $1 lakh. You have only paid $80,000. ऐसा भी तो हो सकता है. इसका मतलब अभी $20,000 देने बाकी हैं. अभी आपको वो $20,000 पे करने हैं, अभी पे नहीं किए. अभी आपने 1 लाख की सर्विसेज अवेल कर ली, बट यू हैव टू पे दैट. You have only paid $80,000. It means in addition to that, you have to pay $20,000. तो बेटे वो जो आज आपने सर्विसेज ले ली और इसकी पेमेंट नहीं की, मैं कहता हूं उसका नाम है बेटे that is named as outstanding salary. और as per ACCA, as per Kaplan, as per BBB, I will say that is named as accrued salary. It means the services which you have availed but you have not paid for that, that is named as accrued salary, accrued expense. तो एक बार आप पहले लिख लेते हैं, as per accounting equation. बेटे अब जनरल एंट्री फ्रेम करनी है, and I have told you we will be following American concept, we will be following accounting equation concept. बेटे मैंने आपको जनरल एंट्रीज के 3 अप्रोचेस बताई थी, but the best approach is accounting equation approach. एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच मैं आपको आज जनरल एंट्री फ्रेम कैसे करते हैं बताया है, बट आई विल अगेन रिवाइज इट. एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट. अच्छा, जब आप एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश जा रहा है, कैश कम होगा, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. डेबिट जब एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो कैश तो क्रेडिट करेंगे, बट आपकी कैपिटल कम हो रही है बिकॉज यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज, तो आप कैपिटल कम करेंगे. कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम कम करेंगे तो डेबिट करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी विल राइट डाउन द रीजन फॉर विच माई कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड. इट मीन्स आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस because that is the reason because of which my capital is being reduced. For example, if I am paying salary, so I will not write down capital, instead of that I will write down salary. If I am paying rent, I will not write down capital, I will write down rent. It means मैं capital की जगह उस expense का नाम यूज करने वाला हूं. तो आप आराम से चेक करिए, मैंने आपके लिए लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट. अज्यूम करते हैं कि आपने $50,000 की सैलरी पे करनी थी, रेंट पे करना था, या जो भी एक्सपेंस पे करना था, आपने 50,000 पे कर दिए. ठीक है जी, तो कैश कम हो गया $50,000 से, कैपिटल भी कम हो गई $50,000 से. कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस नेचर होता है. इफ कैपिटल विल रिड्यूस तो मैं डेबिट करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश. डेबिट एक्सपेंस, बेटे एक्सपेंस डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस है तो इसको कम करना है, तो डेबिट करेंगे, बिकॉज कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस. आई हैव टू रिड्यूस इट. इफ आई वांट टू रिड्यूस इट, I will debit it, but I will not debit the capital amount name, rather I will write down the reason for that. तो बेटे मैं लिखूंगा कैपिटल डेबिट एक्सपेंसेस
क्रेडिट कैश। इसका इफेक्ट फर्स्ट कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। बट अब कहानी किस्मत की अब स्टार्ट होती है बेटे, कैटरीना कैफ अब एंटर कर रही है आपकी लाइफ में। आप कभी मूवी देखने जाते हैं, अचानक कैटरीना कैफ आती है, अचानक दीपिका पादुकोण एंटर कर रही है, बेटे अब एंटर कर चुकी है। मैंने कहा एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक्सपेंसेस कैन बी अक्रूड और प्रीपेड। बेटे यहीं से कहानी स्टार्ट होगी कि आपको एक्सपेंस देने थे, आपने सर्विसेज अवेल कर ली, you have already enjoyed those services, but you have not paid for that, but still it will be recognized in the year in which you have enjoyed, but in that year you have not paid for that, so it is a obligation, now it is a liability, आपको पे करनी है, so it will be your liability will increase। तो बेटे वही बात बताऊंगा, आप लिख लें। आइए अक्रूड की बात करेंगे, अक्रूड एक्सपेंडिचर। अब बेटे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग, अभी बताएंगे, बट बिकॉज कैपिटल पीपल दे हैव यूज, बीबीबी एसीसी पीपल दे हैव यूज द वर्ड अक्रूड, तो मैं अभी अक्रूड लिख रहा हूं, बट देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन द वर्ड अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग। देखते हैं क्या डिफरेंस है, पहले एक बार मेन लॉजिक समझ लें। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड एक्सपेंडिचर? इट मींस यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज, तो लिखना है, कमर सीधी करके बैठे, एक बच्चा मोबाइल फोन देख रहा है, थप्पड़ मारो खींच के। It means business has availed services. It means business, because we are doing as per business entity concept. It means business ने वो services avail कर ली हैं, but payment has not been done. Payment नहीं की, मजे ले लिए। अच्छा जी, now as a business has to pay in future, बेटे आप बिजनेस को देने तो पड़ेंगे, क्योंकि आपने सर्विसेज ले लिए, अभी पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में देने हैं। आज की डेट में दिस विल बी बाय ऑब्लिगेशन और दिस विल बी शोन एज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस एंटिटी। तो मैं लिख रहा हूं, नाउ एज अ बिजनेस हैज टू पे इन फ्यूचर, सो इट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे, हेंस अ लायबिलिटी। इट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनसे सर्विसेज ले ली। इसलिए आज इन दिस अकाउंटिंग पीरियड इन विच यू हैव अवेल्ड दीज सर्विसेज बट यू हैव नॉट पेड फॉर दैट, इट विल बी ट्रीटेड एज योर लायबिलिटी। तो देखिए जी, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से कैसे प्रिपेयर किया है, एंड इन लेक्चर नंबर आई थिंक इन चैप्टर नंबर 3 and 4 आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द 3 रीजंस फॉर क्रिएटिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रिएट करने के 3 रीजंस बताए थे, कि आपने लोन ले लिया, लोन बोरो कर लिया कहीं से, एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक से, और आपने कुछ गुड्स क्रेडिट में बाय कर ली, क्रेडिट परचेज कर ली, तो दैट इज ट्रेड पेबल। और थर्ड इज there are some expenses whose services you have availed but you have not paid for that, those are named as accrued expenses। तो बेटे आराम से देखेंगे 3 reasons for creating liability। one is loan borrowed, second is credit purchases, and third is accrued expenses। आपने ऑलरेडी चैप्टर 3-4 में किया है, बट माय पॉइंट इज, माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी, अभी भी कर लीजिए। नाउ देयर आर 3 रीजन फॉर क्रिएटिंग लायबिलिटी, लिख लिया बेटे। पहली रीजन है लोन बोरो करना, सेकंड रीजन है क्रेडिट परचेज करना, थर्ड रीजन है सेवाएं ले लेना और पेमेंट ना करना, विच इज नेम्ड एज अक्रूड एक्सपेंस विच विल बी शोन एज अ लायबिलिटी। ठीक है जी, मैं अब आ गया एंट्री के ऊपर। बेटे मैंने भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसीए, आईएफआरएस, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि एंट्री को रटना नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच दैट हाउ दैट दिस जर्नल एंट्री फॉर अक्रूड एक्सपेंसेस विल बी डिराइव्ड। तो आराम से लॉजिकली देखिए, पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखिए, C plus L is equal to SA। Now the point is you have to pay that expense, you have not paid it, तो क्या होगा, कैश तो गया ही नहीं, एसेट में कोई चेंज ही नहीं होगा, बट एक्सपेंसेस से कैपिटल लेस हो जाती है, तो कैपिटल में रिडक्शन होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल को रिड्यूस करना है, तो मैं कैपिटल को डेबिट करूंगा, बट इंस्टेड ऑफ कैपिटल आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस ड्यू टू विच कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड, and I have not paid it, so this is my liability, this is my obligation, so my liability will increase,
and when my liability increases I credit it. लॉजिक समझ आ गया? अब देखिए मैंने इन्हीं चीजों को यूज करके आपके लिए एक एंट्री बनाई, डेबिट एक्सपेंस, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिड्यूस कैपिटल. सो फॉर दैट आई विल बी डेबिटिंग कैपिटल, बट कैपिटल कैन नॉट बी डायरेक्टली डेबिटेड. वी विल राइट डाउन द रीजन ड्यू टू विच दैट कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड. सो डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट अक्रूड एक्सपेंसेस. बेटा इसका इफेक्ट वन क्या होगा? माई प्रॉफिट विल रिड्यूस एंड इट विल अपीयर एज अ लायबिलिटी. अभी बताया था बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसओएफपी में, बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी आएंगे. मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में. फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे बेटे. क्या लगता है यहां तक समझ आ गए? पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटे. आइए कुछ क्वेश्चंस से देख लेते हैं. आप भी क्या याद रखेंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं साथ साथ. लो जी, आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, मेरे जूस नोट्स निकालो जी, अदरवाइज कैप्लॉन निकाल लो जी. बेटे कैप्लॉन में चैप्टर नंबर 10 में चले जाइए सीधा, एंड इन दैट चैप्टर नंबर 10 बेटा सीधा आ जाए चैप्टर नंबर 10 में. और चैप्टर नंबर 10 में बेटे फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम करेंगे. ये देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1. मैंने इसी इलस्ट्रेशन को अपने जूस नोट्स में भी लिखा है. अब बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹12,000 पर एनम. इसका मतलब एक बिजनेस के उसने इलेक्ट्रिसिटी की सेवाएं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैज बीन अवेल्ड बाय दिस बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड द अमाउंट इज 12,000 पर एनम. एक वर्ष में 12 महीने में. इन दिस ईयर 9,000 हैज बीन पेड. आपने सर्विसेज ले ली. जिस ईयर में आपने सर्विसेज ली हैं उसी ईयर का ये एक्सपेंस माना जाएगा एज पर अक्रूवल कंसेप्ट. इट मीन्स आपने 12,000 में से नो डाउट यू हैव पेड 9,000, बट स्टिल 12,000 विल बी ट्रीटेड एज योर एक्सपेंस एंड इट विल बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट. द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फाइनल क्वार्टर. बेटे 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर. फोर्थ क्वार्टर की पेमेंट आपने इस ईयर नहीं की, नेक्स्ट ईयर की. ओके, इट मींस इज फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग 2005 इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज अक्रूड, यू हैव नॉट पेड फॉर दैट. ठीक है. व्हाट ईयर एंड अक्रूवल इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर द ईयर? What are the relevant entries in the ledger accounts? ठीक है जी, बहुत सिंपल है. आइए हम साथ साथ करेंगे बेटे. डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. तो आप क्या करेंगे, मैं यहीं पे कर देता हूं. देखिए जी, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है. ये 1 जनवरी 2005 है एंड दिस पीरियड इज 31 दिसंबर 2005. यहां पर आपने 12,000 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी की सेवाएं रिसीव कर ली, बिल्कुल कर ली. बट आपने सेवाएं जब रिसीव की तो पेमेंट करी 9,000 की डॉलर्स की. तो आप बताइए मैं क्या अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या चलिए थोड़ी सी जगह चाहिए अगर आपको तो मैं अपनी शीट में आ जाता हूं, वहीं से करेंगे. ये देखिए बेटा, मैं यहां पर बड़ा बड़ा कर देता हूं, आराम से आप देखिए और मजे लीजिए जिंदगी के. T0 T12 इट मीन्स 1 जनवरी 2005 31 दिसंबर 2005. Expenses during this particular period is 12,000. Paid is 9,000. तो बेटा मैं एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. एसेट्स में यहाँ पर कैश आप पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है. बेटे कैश कितने से कम हो रहा है? 9,000 से. एंड योर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. द रीजन इज इलेक्ट्रिसिटी. एंड बाय हाउ मच योर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड? माय फ्रेंड्स, आई हैव टेकन द सर्विसेज ऑफ 12,000. नो डाउट आई हैव पेड फॉर 9,000.
I have only paid $9,000, but I have availed the services of 12,000. So my capital will reduce as per the revenue recognition concept, as per the accrual concept by 12,000, and there will be increase in the liability by $3,000, which will be named as accrued expense. आराम से देख लीजिए, बड़ी से बड़ी इक्वेशन आप, बड़ी से बड़ी जर्नल एंट्री यू कैन प्रिपेयर इट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. कोई टेंशन की बात नहीं बेटे, आराम से करेंगे. और मैं आपको जर्नल एंट्री बता देता हूं. डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, रीजंस बता चुका कितनी बार. डेबिट एक्सपेंस, या इसमें हमें पता ही है तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्रेडिट कैश, क्रेडिट अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. क्रेडिट अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. तो बेटा यहां लिखा मैंने 12,000, यहां लिखा मैंने 9,000 और यहां पे लिखा 3,000. कुछ मुश्किल है ही नहीं. अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे. आइए, एक तो मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रिएट करूंगा, ठीक है जी. सो आई विल प्रिपेयर electricity expense. Kaplan people, they don't have passed the journal entry, but my dear friends, after passing that journal entry your concepts will be more clear, you know. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. यहाँ पे कैश लिखा मैंने $9,000, ठीक है. यहाँ पर अक्रूड एक्सपेंसेस लिखा, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस $3,000. और यहाँ पर बेटा जितना भी आएगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दैट विल बी $12,000. आराम से पोस्टिंग किए बेटे. अभी फॉर्मेट भी बता दूंगा कि किसी भी एक्सपेंस का फॉर्मेट कैसे बनेगा. बट बिफोर लर्निंग दैट फॉर्मेट, जस्ट गो फॉर दैट एंट्री एंड जस्ट पोस्ट द लेजर अकाउंट. वेरी इजी, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. मैंने ये एंट्री पास की. एक्सपेंस डेबिट 12,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 12,000. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 12,000. नाउ बिकॉज इट इज 12,000, यू नो. नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, बाय 12,000 कैश क्रेडिट, एंड इट विल बी डेबिटेड 12,000 बाय 9,000 बाय कैश एंड 3,000 बाय एक्सपेंसेस. तो मैंने वही किया है, और क्या किया, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा काम थोड़ी कर दिया. एंड दिस बैलेंस को मैंने टोटल किया. दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी. मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में. बेटा पहला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया. एक्सपेंस अकाउंट ऑलरेडी मैंने जूस नोट्स में प्रिपेयर कर दिया, बट इससे भी ज्यादा अच्छा मैंने अभी एक्सप्लेन किया. बेटा मुझे खुद अपने ऊपर बड़ा, अपने आप को शाबाशी देने का मन कर रहा था. द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज मार्वलस. क्वेश्चन 2 अगेन दैट इज फ्रॉम कैप्लॉन. आप कैप्लॉन से भी कर सकते हैं, और इफ यू हैव माय जूस नोट्स यू कैन सी फ्रॉम द जूस नोट्स. ये रहा कैप्लॉन का. कैप्लॉन किसे कर लेते हैं बेटे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2001. बेटे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलती है जब 31 दिसंबर 2001 है. इट मींस जनवरी टू दिसंबर है. ही रेंट फैक्ट्री स्पेट एट रेंटल कॉस्ट ऑफ 5,000 पर क्वार्टर. $5,000 पर क्वार्टर का रेंट पे करता है, और एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं. इसका मतलब ईयरली रेंट $20,000 है. ड्यूरिंग द मार्च द कैश पेमेंट फॉर द रेंट हैव बीन. बेटे उसने पहले क्वार्टर की पेमेंट कर दी, फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च की, फिर अप्रैल मई जून की पेमेंट कर दी, और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर की पेमेंट कर दी, ठीक है. द फाइनल पेमेंट ड्यू, यहां लिखा ड्यू फॉर द क्वार्टर. बेटे जो लास्ट क्वार्टर है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो कह रहा है उस क्वार्टर की पेमेंट नहीं की, नॉट पेड, एंड इट इज पेड इन 1st January. The point is you have availed the services in 2001, so it should be expense as per accrual concept for 2001. It is immaterial that whether they have been paid or not, but that is immaterial. You have to recognize as an expense for the year 2001. Accrued expenditure will reduce profit in this. Accrued expenditure will reduce profit in the statement and will, okay, यहाँ पे क्वेश्चन था बेटे, शो द लेजर अकाउंट्स. ठीक है जी, लेजर अकाउंट्स दिखा देते हैं, ठीक है, नो इश्यूज. आप
आप आराम से आ जाइए। मैं लेजर अकाउंट्स आ रहा हूँ, अपनी शीट्स में आ गया हूँ मैं दोबारा से। मैं आपके सामने एक टाइमलाइन बना रहा हूँ। दिस इज माई Q1, दिस इज Q2, दिस इज माई Q4। इसकी पेमेंट कर दी है, इसकी कर दी है, इसकी कर दी है, बट इसकी पेमेंट हम नेक्स्ट पीरियड में कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड हाउ मच इज द दैट अमाउंट इज रेंट का अमाउंट बेटा, $5,000 पर क्वार्टर, ठीक है जी। तो $5,000 यहाँ पे किए, $5,000 यहाँ पर पे किए, $5,000 यहाँ पर पे किए, बट ये पे तो नहीं किए, बट इनकर कर दिए आपने, इसकी सर्विसेज ले ली, ठीक है जी। क्या लिया आपने? यू हैव टेकन द रेंट, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ बेटे Q1 एंड में एंट्री क्या होगी? डेबिट क्रेडिट। अब ये एंट्रीज कैप्लन में नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए एंट्रीज बना रहा हूं। देन आई विल प्रिपेयर लेजर अकाउंट। $5,000 Q1 में मैंने फर्स्ट एंट्री पास कर दी। Q2 डेबिट क्रेडिट, डेबिट रेंट, क्रेडिट कैश। Q3 डेबिट रेंट, क्रेडिट कैश। बट इन Q4 माई डियर फ्रेंड्स आई हैव नॉट पेड इट, मैंने उसको पे नहीं किया। तो मैं Q4 की एंट्री तो जरूर लिखूंगा, डेबिट as per the accounting equation. I am preparing it as per the accounting equation. I have already discussed with that how we will prepare as per accounting equation. Credit accrued rent, that is $5,000. अब मैं पोस्टिंग कर दूंगा बेटे, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंट अकाउंट। ये लो बेटे, चारों एंट्रीज की पोस्टिंग कर दो बेटे, Q1, Q2, Q3, Q4। जो भी आएगा उसका बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। और बेटे वो कितना होना चाहिए? अभी अभी मैंने बताया था $20,000 होना चाहिए। $5,000 यहाँ पर आ गए, $5,000 यहाँ पर आ गए, $5,000 यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? कैश, कैश, कैश। बट हेयर आई एम राइटिंग डाउन accrued rent 5,000। टोटल कर दीजिए। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। मुश्किल कुछ भी नहीं है सर, आपके मन का वहम है, मुश्किल है तो कुछ भी नहीं एक्चुअली है। अब हम आ जाते हैं उसी में देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। आइए आंसर भी देख लें। कैप्लन से देख रहे हैं बेटा सीधा। ये लीजिए, यही था ना जो आपने अभी भी बनाया, रेंट एक्सपेंस। मार्च में पेमेंट की, जून में की, अक्टूबर में की, अक्रूवल 5,000 दिखा दिया। और उसके बाद आप ये देख लीजिए अक्रूवल, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी पे करने हैं, बिकॉज ये अभी पे थोड़ी किए हैं, तो नेक्स्ट ईयर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे एक्सपेंस अकाउंट में। मैं अब आ गया जी एक्सपेंडिचर में, दोबारा से आ रहा हूं, एंड दैट टू इन प्रीपेड। प्रीपेड, अभी तक हमने अक्रूड की बातें की है, अब हम प्रीपेड की बातें करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इट मींस आपने अभी सर्विसेज रिसीव नहीं की, आपने सेवाएं नहीं ली, बट यू हैव पेड फॉर दैट। आपकी इंप्लॉइज में एक इंप्लॉय के घर में सिस्टर की मैरिज थी,
उसने कहा सर मेरी सिस्टर की मैरिज है, आप कुछ पैसे मुझे एडवांस में दे दो सर, नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लेना। आपने दे दिए, इस महीने की सैलरी तो दी और नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी एडवांस में दे दी, तो बेटे आपने उससे अभी सर्विसेज अवेल नहीं की, उसकी सेवाएं नहीं ली, बट यू हैव पेड फॉर that type of expense whose benefit you have not availed and you will be getting the benefit in future, that is my asset। बेटे एसेट को क्रिएट करने के 3 रीजंस होते हैं। एक तो थिंग्स, मैंने चैप्टर 3 और 4 में बताया था। वन रीजन इज द थिंग्स विच आई पोजेस, जो जिसका मैं ओनर हूं, जैसे बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, whom from whom I will be getting future benefits which is due to past events। Second is credit sales, accounts receivable, चैप्टर नंबर 11 अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर है। एंड थर्ड इज द एक्सपेंसेस विच आई हैव पेड इन एडवांस but I have not availed the services, those are named as prepaid expenses and they are my assets, they are my assets। तो अब ध्यान से बेटे पहले इसको लिख लो, फिर मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूं। इट मीन्स बिजनेस हैज नॉट अवेल्ड, बेटे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हैज नॉट अवेल्ड। भूपेश आनंद एक ऐसा शख्स है जो हु हैज प्रिपेयर्ड जूस नोट्स एज वेल एज टीचिंग नोट्स, यू नो क्लास नोट्स, so that you can get an atmosphere कि आपको क्लास में लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। It means business has not availed services but payment made। As a business you have a right to avail services in future because you have paid for that, you have paid the insurance premium in advance, but that period has not been expired, you have paid the advance salary, you have paid the advance rent, but you have not achieved, you have not availed those services, तो आप उसको प्रीपेड मानेंगे, ठीक है जी, because you will be getting the benefit in future and hence it will be treated in this year, it will be treated as asset in the SOFP। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया बेटे। 3 रीजंस अभी बताया था, 3 रीजंस फॉर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी एंड देयर आर 3 रीजंस फॉर क्रिएटिंग अ एसेट। फर्स्ट रीजन इज द थिंग्स व्हिच आई हैव, दैट इज माय एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, एंड थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिख लीजिए। चलिए जी आगे चल रहे हैं बेटे। अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट से मैं आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना बता दूंगा, मुश्किल नहीं है, आसान है बेटे, ऐसे कर लेंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, पता ही है। जब आप एसेट्स, जब आप एक्सपेंसेस पे करते हैं, जब आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तब तो मैंने बता ही दिया था, अक्रूड एक्सपेंसेस भी बता दिए थे। नाउ आई एम गोइंग फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए जी, यहां पर एक्सपेंसेस से कैपिटल लेस होगी। Now when you are paying for expenses, my cash will reduce, my capital will reduce and my asset will created, that is named as prepaid expense। तो वही एंट्री लिखे बेटे, prepaid expense to this। सपोज करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, that you have paid salary of $1,20,000, आपने $1,20,000 की सैलरी पे कर दी, जिसमें से $20,000 एडवांस में दे दिए। मतलब it means out of 1,20,000 you have only availed the services of $1,00,000 and you have paid $20,000 as salary in advance। So how you will account for that, how you will pass an entry for that? I will be using accounting equation approach। मैं accounting equation की हेल्प से आपको इफेक्ट भी बताऊंगा कैसे आएंगे बेटा इफेक्ट। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप ये बताइए, आपका कैश 1,20,000 रुपए से कम हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस कैपिटल 1,00,000 से कम होगी बेटे, बिकॉज द पॉइंट इज फॉर दिस ईयर my salaries are 1,00,000 not 1,20,000। we will go for accrual concept and 20,000 will be my prepaid expense। बेटे एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज माई एसेट। एसेट जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो मैंने इन्हीं बातों को माइंड में रखते हुए ये एंट्री पास कर दी है। सैलरीज डेबिट बिकॉज कैपिटल आई हैव टू डेबिट, बिकॉज कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होगी तो हम डेबिट करेंगे। सैलरीज डेबिट 1,00,000, प्रीपेड सैलरीज डेबिट 20,000, कैश क्रेडिट 1,20,000। इसका इफेक्ट क्या होगा?
इनकम स्टेटमेंट में लेस करेंगे, प्रॉफिट लेस विल बी रिड्यूस्ड एंड इट विल बी शोन एज अ एसेट इन माय एसओएफपी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक अकाउंट बना लीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर। अक्रूड के तो कर लिए। फॉर्मेट ऑफ एक्सपेंसेस, अभी वैसे एक्सपेंस अकाउंट आप बना चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दिया है। कैश जो आप पे करते हैं, प्रीपेड, अक्रूड और प्रीपेड। अब ऐसा ना बेटे, आपने कभी बचपन में देखा है सांप और नेवले की लड़ाई? बेटे सांप और नेवला आपस में एक दूसरे को मार देते हैं, एक ही जिंदा रहता है, या तो नेवला या सांप, और जनरली सांप मर जाता है। इसका मतलब अक्रूड होगा या प्रीपेड होगा, दोनों थोड़ी हो सकते हैं। ईदर माई एक्सपेंस विल बी अक्रूड और माई दैट्स पर्टिकुलर एक्सपेंस whom अकाउंट आई एम प्रिपेयरिंग, सैलरी अकाउंट, तो सैलरी या तो अक्रूड होगा या सैलरी प्रीपेड होगा। बट क्योंकि वो फॉर्मेट बनाना था तो मैक्सिमम आइटम्स जो जो आ सकती है वो मैंने लिख दिए बेटे, अक्रूड और प्रीपेड। आइए हम क्वेश्चंस देख लें एक बार। निकाल लीजिए जूस नोट्स और कैप्लॉन निकाल लीजिए। आप कैप्लन भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे जूस नोट्स निकाल लीजिए, उसमें भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ये है प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा ये भूपेश आनंद है जिसने जूस नोट्स भी और क्लास नोट्स भी बनाए हैं। अ प्री पेमेंट arises when expense of the business entity relates to the following paid in advance. Example, rent, insurance। तो बेटे एंट्री मैंने बताई थी लॉजिकली, डेबिट, प्रीपेड, एक्सपेंस एंड हाउ यू विल प्रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट, वो भी अभी फॉर्मेट बताया। मैं सीधा क्वेश्चन में आ रहा हूं। द एनुअल इंश्योरेंस इज 24,000 पर एनम, रुपीज 30,000 वॉज पेड ऑन 1st January इन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर इंश्योरेंस क्लेम्स। बेटे ये देखो, ये है T0, ये है T12, आपने 30,000 पे कर दिए। बट अगर आप 30,000 को बाइफिकेट करें तो इसमें 24,000 तो इस पर्टिकुलर ईयर के हैं और 6,000 नेक्स्ट ईयर के। The total expense charged to statement of profit and loss in respect of insurance should be 24,000, because as per revenue recognition concept, as per accrual concept, I will recognize that much amount of expense which relates to that period, which has incurred in that period. Accounting entry क्या हो गया आप बताइए, लॉजिकली बताइए। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बेटे कैप्लन वाले अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बता रहे, भूपेश आनंद बता रहा है। आप बताइए जी, कैश आपका कम हो गया कितने से, 30,000। बट आपका अगर एक्सपेंस देखें तो दिस एक्सपेंस इज 24,000 एंड योर प्रीपेड एक्सपेंस विल बी 6,000। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बेटे डेबिट इंश्योरेंस, बिकॉज नाम है इंश्योरेंस का डेबिट। फिर डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस का नाम लिख रहे हैं। क्रेडिट कैश। अब देखिए जी, अमाउंट फिलअप कर रहा हूं आपके लिए। इंश्योरेंस में यहां पर 24 लिखेंगे, यहां 6 लिखेंगे, यहां 30 लिखेंगे, यही लिखा हुआ, पढ़ लेना आराम से। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, जैसे हमने अभी किया था, रेंट आउटस्टैंडिंग, दैट दिस इज फॉर प्रीपेड, यू हैव ऑलरेडी प्रीपेड इट एंड वी हैव ऑलरेडी नो दैट हाउ टू प्रिपेयर दैट अकाउंट, लेजर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको बड़ा ट्रूली अक्रूड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। बेटे लास्ट लेक्चर है लेक्चर 3, उसमें आई विल बी टेलिंग फॉर इनकम, मिस नहीं करना बेटे। और लेक्चर 3 आने से पहले जो एक दो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, इलस्ट्रेशन या टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन से, बीबीबी से ट्राई कीजिएगा। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन।